नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है एडजस्टमेंट। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में आपको दो एडजस्टमेंट सिखाए थे। पहला था आपका आउटस्टैंडिंग, दूसरा था प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने अभी तक आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में समझ लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए एडजस्टमेंट के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, जिसको हिंदी में कहते हैं उपार्जित आय। देखिए, आपने कल एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझा था, जिसका सामान्य मीनिंग हमने जाना था कि ऐसा खर्च जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट करंट ईयर में पे नहीं हुआ है, उसे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा था। ठीक इसी प्रकार से ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड तो है बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई है, ऐसी आय जो चालू वर्ष से संबंधित होते हुए भी चालू वर्ष में प्राप्त नहीं की गई हो, उसे हम उपार्जित आय कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसी इनकम जिसको हमने अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुई है, मीन्स हमने कमा लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है, कमा तो ली है, मतलब टाइम तो पूरा हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं एकर्ड इनकम, उपार्जित आय। देखिए, आउटस्टैंडिंग की तरह ही आई प्रकार से बाकी है, पैसा आया नहीं है और इससे रिलेटेड हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री होती है एकर्ड इनकम, एकर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। एकर्ड इनकम आपके लिए असिस्ट होती है और ये आप पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाओगे। यदि हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो आपकी एकड़ इनकम असिस्ट होती है, इसलिए आपको बैलेंस शीट के असिस्ट साइड में लेके जाना है, और बाकी इनकम की बात है तो आप पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाओगे। हर एक एडजस्टमेंट का दो अलग अलग फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट होता है। हमने कल भी आपको बताया, आज फिर से कह देता हूं, आप एडजस्टमेंट का मीनिंग याद रखिए, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री और फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट आपको याद रखना है। हमारा एकड़ इनकम का मीनिंग यही था कि ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट रिसीव नहीं हुई है, उसे हम एकड़ इनकम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, उसका एंट्री क्या करोगे, तो इससे रिलेटेड एंट्री होती है इनकम, एकड़ इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। एकड़ इनकम असिस्ट होती है, इंक्रीज हो रही है इसलिए आपको डेबिट करना है, और इनकम भी बढ़ रही है क्योंकि पैसा नहीं आया है, आपके इन फ्यूचर आने वाला है, आप उसके लिए उसको क्रेडिट करोगे। फाइनल अकाउंट में आपको दिखाना है बैलेंस शीट के असिस्ट में और पीएनएल की क्रेडिट में। देखिए, ये इनकम है सो पीएनएल में ही आएगा और पीएनएल की क्रेडिट साइड में ही लिखना है आपको। नेक्स्ट आपका दूसरा एडजस्टमेंट है आपके पास अनर्ड इनकम, अनुपार्जित आय। अनर्ड इनकम, अनुपार्जित आय। देखिए, अनर्ड इनकम और एकड़ इनकम में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस देखा था, जिसका मीन हमने जाना था कि ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित न होते हुए चालू वर्ष में भुगतान कर दिए जाते हैं, ऐसे खर्चे थे जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट आपने करंट ईयर में पे कर दिया था, वो था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक इसी प्रकार से आपके यहाँ पे अनर्ड इनकम भी यही कहलाती है कि ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट करंट ईयर में रिसीव हो चुकी है, जो एडवांस रिसीव हो गया है, उसे कहेंगे अनर्ड इनकम। एकड़ इनकम जो रिसीव नहीं हुआ है, अनर्ड इनकम जो टाइम से पहले रिसीव हो गया है, उसे हम बोलते हैं अनर्ड इनकम, एडवांस इनकम भी कहेंगे। इसके लिए एंट्री बनती है आपकी इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्ड इनकम। इनकम डेबिट इसीलिए हुआ क्योंकि ये इनकम इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको कम करना है, और कम करने के लिए आप डेबिट करोगे इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम एक प्रकार से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि जब आपने कोई पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया है तो आप उसको कंपलसरी सर्विस प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, आपको उसका काम पूरा करके देना ही पड़ेगा, इसीलिए हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो हम यहाँ इसका फाइनल अकाउंट में इफेक्ट दिखाएंगे। जो इनकम है उसको आप पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेस करोगे, क्योंकि कम करना, आपको इनकम को कम करना है, कम करने के लिए आपको क्या करना है, लेस करना है। पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको इनकम में से लेस करना है
और अनअर्न्ड इनकम आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाओगे। ये आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको शो करना है। तो ये कुछ 4 मेजर एडजस्टमेंट थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चारों समझ में आ गया आपको? यस या नो में आंसर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट आगे वाला लिखता हूँ तब तक। अभी तक हमने आपको 4 एडजस्टमेंट सिखाए हैं। टोटल आपके पास 21 से 22 है, बट इस बार आपकी सिलेबस में 10 से 12 ही है। सारे एडजस्टमेंट नहीं दे रखे आपको, जो दिया हुआ है वही हमको एक बार समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप बोलते हो अंतिम रहतियां। देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, द अवेलेबल गुड्स इन द बिजनेस दैट कॉल क्लोजिंग स्टॉक, कि आपके वर्ष के अंत में आपके पास कितना माल उपलब्ध है वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे ही आपका साल पूरा होता है, आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक किसे कहोगे? वर्ष के अंत में व्यवसाय में उपलब्ध माल की मात्रा अंतिम रहतियां कहलाती है। इससे रिलेटेड आप एंट्री करोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये तो आप डायरेक्ट ही बैलेंस शीट में असेस्ट साइड लेके जाओगे, बैलेंस शीट की असेस्ट में, और दूसरा एडजस्टमेंट होगा ट्रेडिंग की क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आपको 2 जगह आपको दिखाना पड़ता है हर एडजस्टमेंट, जरूरी नहीं एक ही, कोई सा भी एडजस्टमेंट आप उठा के लीजिएगा, सारे ही एडजस्टमेंट 2 फाइनल अकाउंट इफेक्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 बार दिखाना पड़ेगा, पहली बार बैलेंस शीट की असेस्ट साइड में, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। एनी डाउट? नेक्स्ट आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, देखिए डेप्रीशिएशन हिंदी में मूल्यह्रास बोलते हैं, और सामान्य मीनिंग आप इसके बारे में जानते हो, आप इसका एक चैप्टर भी कंप्लीट करके आए हो कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। तो डेप्रीशिएशन हम बात करते हैं जब कोई स्थायी संपत्ति, जब किसी स्थायी संपत्ति का आप निरंतर प्रयोग करते हो, जब आप उसे कंटिन्यू यूज करते हो तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। जब हम किसी फिक्स असेट को कंटिन्यू यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और जो वैल्यू डाउन होती है उसी को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्या आप इन सब को समझ पा रहे हो? अभी तक हमने 5 क्लियर कर दिए। ये हमारा छठा एडजस्टमेंट है। पहला हमने आपको सिखाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा है आपके पास अकर्ड इनकम, चौथा है अनअर्न्ड इनकम, पांचवा था क्लोजिंग स्टॉक, और छठा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मीन्स जब आप किसी फिक्स असेट को कंटिन्यू यूज कर रहे हो, स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग कर रहे हो, उस समय उसके मूल्य में कमी आ जाती है, उसका वैल्यू डाउन हो जाता है, और जो वैल्यू डाउन होगा उसी को आप कहते हो डेप्रीशिएशन। इससे रिलेटेड आप एंट्री करोगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। आप इसी के लिए एंट्री करोगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। हेलो, तो डेप्रीशिएशन से रिलेटेड एंट्री हुई हमारी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। अब आप डेप्रीशिएशन को फाइनल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हो। क्यों डेबिट साइड लिखते हैं? क्योंकि हमारे लिए लॉस होता है, ये खर्चा है, एक्सपेंसेज है, लॉस है, जो भी आप समझो। तो डेप्रीशिएशन आपके पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखेगा, और असेस्ट में से लेस करना है, बैलेंस शीट में असेस्ट में से लेस करना है, क्योंकि आपका वैल्यू डाउन हो रहा है। जनरली हम जानते हैं कि डेप्रीशिएशन का मीन्स होता ही यही है कि आप अपने असेस्ट का वैल्यू डाउन कर रहे हो। असेस्ट का वैल्यू डाउन हो रहा है मीन्स आपको यहाँ से लेस करना है। तो आपके लिए एंट्री बनी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाओगे? तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट की असेस्ट में से लेस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है बैड डेब्ट्स का। बड़े ही ध्यान से समझेगा, आगे वाले 3 एडजस्टमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
लगभग आपके ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं दे रखे, ये कॉमन एडजस्टमेंट ही है जिनको हम करवा के इसको पूरी फिनिश करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है आपका बेड डेब्स का। बेड डेब्स, देखो बेड डेब्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। फाइनली डूबत ऋण होता क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अपनी देय राशि देने के लिए मना कर देता है, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को उधार माल दिया है या उधार पैसा दिया है और इन फ्यूचर जब आप उससे पैसा मांग रहे हो उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे बेड डेब्स, डूबत ऋण। जब कोई देनदार अपनी देय राशि का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट करता है उसे डूबत ऋण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जब कोई पर्सन आपको पेमेंट करने के लिए मना कर देता है कि भैया मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको अभी नहीं दे सकता हूँ पैसा, तो उसे कहेंगे बेड डेब्स। बेड डेब्स हमारे लिए खर्च होता है, लॉस होता है। और बेड डेब्स के लिए हम एंट्री बनाएंगे, हमारी एंट्री होती है बेड डेब्स अकाउंट डेबिट, बेड डेब्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बेड डेब्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बेड डेब्स आपके लिए लॉस है इसीलिए आपने डेबिट कर दिया, और टू डेटर्स मीन्स आपके देनदार कम हो जाएंगे। एक वर्ड आता है देनदार, हिंदी में कहते हैं देनदार, इंग्लिश में कहोगे आप डेटर्स। कौन होता है देनदार? तो देनदार का मतलब हम ये जानते हैं कि वो व्यक्ति, फर्म या संस्था जिसे उधार माल दिया गया हो, उधार पैसा दिया गया हो, उसे हम बोलते हैं देनदार। हमने जिसको उधार दिया है वो हमारे लिए देनदार कहलाएगा। आप जिस व्यक्ति को उधार दे रहे हो वो आपके लिए देनदार कहलाएगा। तो देनदार उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने हमसे कुछ लिया है, हमसे उधार खरीदा है, हमसे उधार पैसा लिया है, हम उस व्यक्ति के पैसा मांग रहे हैं, वो हमारा देनदार कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति बेड डेब्स हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति डूब जाता है, मना कर देता है पैसा देने के लिए, तो देनदार कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपके टोटली 5 लाख के देनदार है, उसमें से 10,000 के ऐसा एक व्यक्ति था जिससे आप 10,000 मांग रहे थे और उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उस कंडीशन में आप अब लोगों के केवल 4,90,000 ही मांग रहे हो, क्योंकि 10 तो नहीं आएंगे, आपको पता चल गया है। आप इस बात से इंश्योर हो चुके हो कि आपको वो व्यक्ति पैसा नहीं देगा, तो उसे कहेंगे बेड डेब्स। एनी डाउट? बेड डेब्स का एडजस्टमेंट समझ में आया आपको? क्योंकि अब मैं आगे वाले जो समझा रहा हूँ वो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। 3 एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और साथ में काफी इंपॉर्टेंट भी है। 90% आपके सवाल में वो एडजस्टमेंट दे रखा ही होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है और समझने लायक भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट भी है। तो वो समझाने से पहले मैं इस बात से अपने आप को इंश्योर करूँ या अपने आप को इस प्रकार से श्योर कर लूँ कि आपको यहाँ तक के सारे एडजस्टमेंट समझ में आ चुके हैं। तो एक बार मुझे आप अपना रिप्लाई दे दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ने का मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए। यस सर, वेरी नाइस। हेतल जी ने अपना आंसर दिया है कि आपको यहाँ तक की कुछ चीजें समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। इस चैप्टर का सबसे मेजर पॉइंट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट भी कह सकते हैं हम जिसको, और अच्छा पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन समझने लायक है। वर्ड आता है हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। देखिए, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे बात करते हैं, आयोजन क्या होता है। आयोजन या प्रावधान, 2 शब्द आते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोविजन। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं सेविंग, बचत। क्या आप इसके बारे में जानते हो? यस या नो में आंसर दीजिएगा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं, सेविंग के बारे में? यस या नो? क्योंकि जब तक आप इसके बारे में जानते हो तब आपको प्रोविजन बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए, आप सब जानते हो सेविंग क्या होती है। सेविंग का अर्थ जनरली हम ये जानते हैं कि हमारे पास जितना पैसा है, हम अपने सारे खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसी को हम सेविंग कहते हैं। और हर कोई व्यक्ति सेविंग करना चाहता है, बचाना चाहता है, कैसे भी करके
सारा पैसा खर्च नहीं करेगा। जनरली ये मैं नहीं, आप सब जानते हो, ये मैं नहीं कहूं तो भी आप जानते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर पर काम कर रहा है, बड़े से बड़े स्तर पर काम कर रहा है, वो यही चाहता है कि जितना मैंने कमाया उसमें से कम खर्च हो और बाकी का पैसा बच सके, मैं भविष्य में उस पैसे का उपयोग ले सकूं। तो जब एक सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है पैसा बचाने की, तो बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज होती है, बिजनेस भी अपना पैसा बचाती है, और हम ये पैसा अलग अलग कारणों से बचाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, आप भी सेविंग करते हैं या आपके परिवार भी सेविंग करता है, तो अलग अलग कारणों से सेविंग होता है। पहला कारण, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे मान लीजिए आपका उद्देश्य घर बनाना है, अपना उद्देश्य घर बनाना है, तो अपने माइंड में इसी पॉइंट को लेकर आप पैसा इकट्ठा करोगे कि नहीं, मुझे 1 साल बाद घर बनाना है, तो पैसा इकट्ठा करेंगे घर बनाने के लिए। वो हो गया आपका विशेष उद्देश्य। आपको कुछ नई कार खरीदनी है, तो आपने कार खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया, वो एक हो गया विशेष उद्देश्य। एक आता है सामान्य उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है जिसके लिए कोई फिक्स नहीं है, बस पैसा आया, आपने सेव कर लिया, भविष्य में देखा जाएगा इस पैसे का क्या करोगे। दो ही कारण है पैसा इकट्ठा करने का। क्या तीसरा कारण भी है? तीसरा है आकस्मिक हानियां। आकस्मिक हानियां, देखिए भविष्य में कुछ भी कोई भी हो सकता है। सॉरी, जरूरी नहीं कि आज की स्थिति आपकी कैसी है, कल उठ के आपकी स्थिति कैसी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम कंडीशन रहे। भविष्य बदल भी सकता है, और इन फ्यूचर हमें कोई ऐसी सडन लॉस भी हो सकता है जिसको पूरा करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको पैसा इकट्ठा करना है, और जो बिजनेस में आप पैसा इकट्ठा करते हो उसी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें पहला नाम आता है प्रोविजन, आयोजन, प्रावधान। मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके चलिएगा और लिख दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको लिखना जरूरी है। प्रोविजन क्या होता है? तो भविष्य में होने वाली किसी निश्चित हानि को पूरा करने के लिए धन का संग्रह करना। मैं वापस बोलता हूँ, भविष्य में होने वाली किसी निश्चित हानि को, भविष्य में होने वाली किसी निश्चित हानि को पूरा करने के लिए धन संग्रह करना। भविष्य में होने वाली किसी निश्चित हानि को पूरा करने के लिए धन संग्रह करना आयोजन कहलाता है। आपको पता है भविष्य में ये लॉस होने वाला है, और उसके लिए जब पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोविजन। एनी डाउट? प्रोविजन समझ में आया? जल्दी रिप्लाई दो बेटा, मुझे आगे बहुत कुछ चीजें समझानी है। यस या नो? कि भविष्य में होने वाली निश्चित हानि को पूरा करने के लिए धन का संग्रह करना आयोजन कहलाता है। इसी के साथ में अब हम इसके सिमिलर एक वर्ड और आता है, वो भी मैं हाथों हाथ समझा देता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। वो होता है संचय, जिसको बोलते हैं रिजर्व। संचय जिसको क्या कहते हो? रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? तो भविष्य की किसी अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए। प्रोविजन निश्चित हानि, रिजर्व अनिश्चित हानि, और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए धन का संग्रह किया जाता है। रिजर्व में आप अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन या इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पैसा इकट्ठा करते हो उसे आप रिजर्व कहते हो। और जब कोई फिक्स लॉस है, फिर निश्चित हानि है, उसको पूरा करने के लिए जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे बोलते हैं प्रोविजन। एनी डाउट? दोनों समझ में आ गया आपको? रिजर्व और प्रोविजन क्या होता है? रिजर्व का मीन्स जिसके लिए कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और प्रोविजन के लिए हमें पता है पहले से फिक्स लॉस है, ये उसको पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे प्रोविजन कहते हैं। अब हम समझते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है। देखिए आपके पास डेटर्स 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने डेटर्स के बारे में समझा था, अभी हमने आपको डेटर्स बताए थे। उस डेटर्स को हमने 3 भागों में बांटा है। देखिए आपके पास 3 अलग अलग प्रकार के देनदार हैं। देनदार का मतलब तो वही जिस व्यक्ति को आपने उधार दिया है। एक होता है गुड, बैड और डाउटफुल।
तीन प्रकार के डेटर हैं। पहला होता है गुड, गुड यानी अच्छे देनदार, जिन पर आपको 100% विश्वास है पैसा आएगा ही आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब हम उधार बेचते हैं तो हमको सामने वाले पे विश्वास करना पड़ता है, बिना विश्वास के तो पैसा माल दे ही नहीं सकते हम। हमें ये विश्वास रखना पड़ता है कि व्यक्ति हमको वापस पैसा देगा, और उसी उद्देश्य से आप उसको माल देते हो। तो ऐसे देनदार जिस पर आपको 100% विश्वास है, मतलब आपके लिए वो गुड डेटर्स होंगे, जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, आपको ये पक्का पता है कि ये पैसा देगा ही देगा। टोटल डेटर्स का 90% से ऊपर पार्ट ऐसा ही होता है जिस पर आपको 100% विश्वास होता है। गुड डेटर्स जिसको कहते हैं, अच्छे देनदार हैं। एक होता है बैड, बैड यानी आपको पूरा विश्वास है कि व्यक्ति पैसा नहीं देगा। जिस पर पूरा विश्वास है कि पैसा देगा वो अच्छे, जिस पर आपको 100% विश्वास है कि ये बंदा पैसा नहीं देने वाला है, ये पैसा डूबेगा ही डूबेगा, उसे बोलते हैं बैड डेट्स, बैड डेटर्स जिसको बोलते हैं। और तीसरा होता है डाउटफुल, पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डाउट रहता है कि यार पता नहीं पैसा देगा या नहीं देगा, तो उसे कहेंगे संदिग्ध या ऋण, डाउटफुल डेट्स। तो हम जो प्रोविजन बनाते हैं वो इन दोनों के लिए बनाते हैं, बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का माल बेचा और वो भी उधार बेचा है। मीन्स आपके पास 10,000 के देनदार क्रिएट हो गए, आपने इनको एक माह एक माह की उधारी पे बेचा था, एक महीने के उधार पे। कहने का मतलब था कि आपको एक महीने बाद इसका पैसा आने वाला था। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो एग्जाम्पल बड़े अच्छे ढंग से समझना ताकि जल्दी से टॉपिक क्लियर हो सके। यस या नो? समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ गया कि आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए का माल एक महीने के उधार पर बेचा है, ठीक है। अब ये माल आपने बेचा तो आपने भी किसी से खरीदा होगा। भाई मैं एक बात कहता हूं, जब हम बिजनेस करते हैं तो माल हम बेच रहे हैं तो केवल बेचना ही थोड़ी ना होता है, हमको खरीदना भी तो पड़ेगा। बिना खरीदे हम क्या बेचेंगे? कैसे बेचोगे? कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बिना खरीदे हम नहीं बेच सकते, तो हमने भी किसी और व्यक्ति से खरीदा होगा, फिर जाके उस व्यक्ति को बेचा है। तो हमने ये माल किसी एक्स पर्सन से खरीदा था, हमने भी उधार खरीदा है, हमने इससे 2 माह की अवधि पे उधार खरीदा था और बाय पर्सन को बेच दिया था। अब देखिए प्रोविजन बनाना क्यों आवश्यक है वो मैं समझा रहा हूं। अब एक महीने बाद यदि ये व्यक्ति पैसा दे देता है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10,000 आ गए, आपने वैक्स को दे दिया, आपका हिसाब सेटल हो जाएगा। लेकिन यदि ये व्यक्ति मना कर देता है कि भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या सामने वाले को मना कर सकते हो? हम तो नहीं कर सकते ना। जब हमको किसी ने मना कर दिया है तो हम आगे नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखिए हम एक बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पास कस्टमर हमको मना कर देगा, उसकी एक छोटी सी गुडविल खराब होगी, एक दिन के लिए खराब होगी। रिटेलर बहुत सारे हैं मार्केट में, आज हम उसको नहीं बेचेंगे, वो कल उठ के किसी और से माल ले लेगा। समझ रहे हो? लेकिन हम तो एक रिटेलर पर्सन, हम तो बिजनेसमैन है, हमारे पास जो व्यापारी है वो लिमिटेड पर्सन होते हैं, हम एक बड़े लेवल पे काम करते हैं। हम किसी व्यक्ति को ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। यदि हमने ऐसा कह दिया तो मार्केट में अपनी गुडविल खराब हो जाती है, इसीलिए हमको तो उनको पैसा देना ही पड़ेगा। हम अपने आप को बैड डेब्ट्स नहीं घोषित कर सकते। कस्टमर तो हो सकता है क्योंकि उसका छोटा सा अमाउंट होता है और हमने तो उस व्यक्ति से बहुत सारा माल खरीद रखा होता है, हम मना नहीं कर सकते ना। तो हमें उसको पैसा देने के लिए अपने आप में एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये प्रोविजन लाभ में से बनता है। जिस समय आपको प्रॉफिट हो रहा है उस समय आप थोड़ा थोड़ा पैसा अलग से निकाल के रखते हो, ताकि इन फ्यूचर ऐसी कभी स्थिति बन जाए कि आपका कोई डेटर्स पैसा नहीं दे रहा है तो आपको तो अपने क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा ना, आपने जिससे खरीदा है उसको देना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें एक यहाँ पे प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन हमारे प्रॉफिट में से बनता है। हम जो टॉपिक समझ रहे हैं वो प्रोविजन आपको कहाँ से बनाना है? प्रॉफिट में से। कैसे बनाना होता है? आप उसके लिए एक एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन प्रॉफिट में से लिया है इसलिए प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि जितना लाभ होगा उसमें से कुछ भाग आप प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे।
और प्रोविजन बना दिया, मतलब आपके लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ये पैसा कहीं ना कहीं आगे जाके यूज करना होगा। तो आप इसको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाओगे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाना होगा, ये इसका एक एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक वर्ड आता है डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं बट्टा। देखिए, बट्टा का मतलब होता है कि जब आपका कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, अभी हमने एक क्राइटेरिया समझा था डेटर्स के बारे में, जहां डेटर्स आपके पास 3 प्रकार के थे, अच्छे देनदार, बुरे देनदार और डाउटफुल डेब्ट्स थे। तो जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल था, जो पहला वाला प्रोविजन था वो आपने बैड एंड डाउटफुल डेटर्स के लिए बनाया था। आज हम जो नया प्रोविजन बना रहे हैं वो अच्छे देनदारों के लिए बनाते हैं। अच्छे देनदारों मतलब जिसको डिस्काउंट दिया जाता है, जो व्यक्ति आपको समय पे भुगतान करेगा उसी को डिस्काउंट दोगे। भाई आप, एक तो मना कर रहा है कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैंने आपसे माल खरीदा, 10,000 का माल खरीदा, मैंने आपको कहा 1 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, मैंने नहीं दिया आपको पैसा, मना कर दिया, तो क्या आप मुझे डिस्काउंट दोगे? आप मुझे ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि सर एक काम करना, 10 की जगह आप 8,000 देकर आपका हिसाब सेटल कर दो। क्यों करे भाई, आप तो ऑलरेडी, मैं तो पैसा दे ही नहीं रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। तो यही स्थिति होती है, जो डाउटफुल या बैड डेब्ट्स होता है उनको डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अच्छे देनदार हैं, जो समय पे आपका भुगतान करते हैं, उनको आप डिस्काउंट देते हो। एटलीस्ट डिस्काउंट भी तो लॉस है आपके लिए। भाई कोई व्यक्ति आपसे 10,000 आप उससे मांग रहे हो, उससे यदि आपने 9,500 लिए हैं तो 500 रुपये लॉस ही हुआ ना। ऐसे ऐसे 500 रुपये तो बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। इसके लिए भी आपको पीएनएल अकाउंट से बनाना है। आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए, अब इसका प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखिएगा इस वाले का। आपके पास डेटर्स है, में से आपको फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करना है, माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स लेस करना है, उसका परसेंटेज निकालोगे। देखिए, आपके पास जितने भी डेटर्स है उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब होता है, एक तो होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है वर्ष के दौरान यदि कोई पैसा डूब गया है तो उसे कहेंगे बैड डेब्ट्स। वर्ष के दौरान, पूरे साल भर में यदि कहीं पैसा डूब रहा है तो उसे तो बोलते हैं बैड डेब्ट्स। और यदि कोई पैसा वर्ष के अंत में डूबता है, वर्ष के अंत में, जैसे ही साल एंड हो गया है उस समय यदि कोई पैसा डूब रहा है तो उसे कहोगे आप फर्दर बैड डेब्ट्स। आपको ये पता चला कि हमारा पैसा साल के एंड में डूबा हुआ मिल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि हमें साल के अंत में पता चल रहा है कि बैड डेब्ट्स हुआ है, उसे कहेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। तो आपको डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करना है, नया प्रोविजन जो ये डाउटफुल डेब्ट्स वाला प्रोविजन था ये भी लेस करना है, और फिर उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट थे। इसके अलावा एक आता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स में कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको आज हल्के तौर पे बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट अगली क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए तो उनकी प्रैक्टिस के तौर पे जो जो क्वेश्चन आएगा उस प्रश्नों को हम हल करना स्टार्ट रखेंगे। 2 एडजस्टमेंट और बचे हैं जो करवा के इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखिए, लेनदारों पर बट्टा आयोजन, अभी तक था देनदारों पे, हमको डिस्काउंट क्रेडिटर से मिल भी सकता है और उसके लिए हम अलग से रिजर्व बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके कोई व्यक्ति 10,000 मांग रहा है और आपको पता है उसको 10 नहीं देने, 9,000 ही देने, तो 1,000 रुपये बच गया। उस 1,000 रुपये को आप अलग से रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, अलग से एक रिजर्व बनाते हो। तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी आपके पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल कमीशन। मैनेजरियल कमीशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक।
देखिए मैनेजर कमीशन, देखो मैनेजर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति, आपको जितना प्रॉफिट होता है ना उसमें सबसे मेजर पार्ट होता है वो आपके मैनेजर का होता है। मैनेजर यदि उस बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट करता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैनेजर यदि सही ढंग से नहीं ऑपरेट करेगा तो प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें हम मैनेजर को भाग देते हैं, मैनेजर को हिस्सा देते हैं। इसके लिए आप एंट्री करते हो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन या कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। देखो आउटस्टैंडिंग क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कमीशन होता है वो हमेशा प्रॉफिट पे निकाला जाता है, हमेशा प्रॉफिट पर। प्रॉफिट जब तक आप फाइनल अकाउंट बनाओगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं, तो उससे पहले तो हम पेमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है, नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कमीशन घटाने से पूर्व के लाभ पे, लाभ पर, और एक होता है कमीशन घटाने के बाद के लाभ पे। फर्स्ट में आपको ये दो वर्ड समझने हैं, कमीशन घटाने से पहले और कमीशन घटाने के बाद के लाभ पे। पहले के लाभ पे यदि हो तब तो कुछ नहीं करना, आपको नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 करना है। घटाने के पहले है तब तो कॉमन सा नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, और घटाने के बाद है तब आपको लिखना है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ये इस तरह से घटाने के बाद है तो रेट बाय 100 प्लस रेट करना है, घटाने से पहले है तो रेट बाय 100 करना, बाकी कुछ नहीं। तो ये कॉमन एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में जो दे रखे थे उन सबको मैंने करवा लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नए न्यूमेरिकल देखेंगे अपनी बुक के, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उससे पहले आपको ये सब कुछ आपको नोटबुक में लिखना है। उससे रिलेटेड हमने आज एक PDF सेंड की है, वो अधूरी है। टोटल उसमें 7 एडजस्टमेंट ही लिखे गए हैं, बाकी के एडजस्टमेंट आज हम लिखकर आपको पूरी PDF सेंड करेंगे। आप उसको पूरा नोटबुक में लिखिएगा और साथ में उसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे बताइए, हम वापस समझा देंगे। नेक्स्ट हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ में जब भी आप इस वीडियो को देखो, एक बार नहीं जब भी, जरूर आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम इस बात से समझ सके कि आपने हमारा वीडियो देखा है। साथ में आपको इसको सही ढंग से देखते हुए समझना है, नोटबुक में सारा नोट्स लिखना है। ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आता तो हमसे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।